हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स जो है, जैसा आपको पता है, हमारे करंट अफेयर शो जो है दो भागों में डिवाइड होते हैं। पहला वन लाइनर और दूसरा क्या होता है, आपका दूसरा होता है करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इन दो भागों में हम वन लाइनर में लगभग जो है 8 से 10 वन लाइनर देखते हैं और यहाँ पे हमारे को डिस्कशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर में हम लोग लगभग जो है आज जो 12-13 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर यूनिवर्स शो का किससे, तो वन लाइनर्स ऑफ द डे से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है, अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो का ये पीडीएफ है। ओके, चलिए। वन लाइनर्स ऑफ द डे में सबसे पहले क्या है, सेंटर लॉन्चेस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ। तो क्या है ये है आपका पीएम स्वनिधि स्कीम। तो केंद्र ने क्या किया है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है इसको लॉन्च किया है, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को उनके बेनिफिट के बारे में बताएगा। किसके अंडर, तो अपना पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर। और जैसा कि पता है, हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये जो स्कीम है आपका जून 1 2020 को लॉन्च किया गया था। कब, तो 1 जून 2020, और ये है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसके अलावा जो है इसमें कितनी राशि दी जा रही है, 10,000 रुपए जो है नगद राशि जो है एज अ लोन दी जाएगी। और इनको जो है क्या है कि ईएमआई में इसको पे करना पड़ेगा। और यदि आप जो है, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर अगर पहले लोन को रिपे कर देता है तो उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं होगी। और जो ईएमआई टाइमली देता है तो उसमें क्या है कि उसको आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जो कि उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। किसके तहत, तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत। किसके तहत, तो डीबीटी स्कीम के तहत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ। दिस ऐप वन द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी। तो ये कौन सा है, करेक्ट है आपका, तो ये चिंगारी है। क्या है आपका, चिंगारी ऐप ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज सोशल कैटेगरी में जीता है। ठीक है, अब जब चिंगारी की बात हुई है तो हमारे को चिंगारी का जो है फाउंडर के बारे में भी पता होना चाहिए। और हमें जैसा पता है कि चिंगारी जो है आपका ऐप, ठीक है, ये अभी जब 59 ऐप चाइना के बैन हुए थे, उसके बाद जो है चिंगारी ऐप जो है सीन में आया था। ठीक है, तो चिंगारी ऐप के कौन है फाउंडर्स, तो आपके फाउंडर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है सुमति घोष। सुमति घोष। और दूसरे फाउंडर कौन है, तो दूसरे हैं विश्वात्मा नायक। विश्वात्मा नायक। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगला है हमारा कि दिस कंट्री विल कंस्ट्रक्ट मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन, सॉरी, ठीक है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा पेन वो कर रहा था। सो दिस कंट्री विल कंस्ट्रक्ट मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टिड इन 1971 लिबरेशन वॉर। तो क्या आपको पता होगा कि 1971 का वॉर जो था, पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें भारत ने ईस्ट पाकिस्तान जो पहले कहलाता था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। उन्होंने क्या किया है कि जो भी इंडियन सोल्जर्स 1971 लिबरेशन वॉर में मारे गए थे, उनके लिए एक मेमोरियल जो है बनाया जाएगा बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री कौन है आपकी, आपकी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और जो है इसका करेंसी है टका और कैपिटल है ढाका। के आगे बढ़ते हैं। दिस पार्टी ऑफ श्रीलंका वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो किसने जीता है, ये आपका श्रीलंका पीपल पार्टी। और ये किसकी है, ये आपका महिंदा राजपक्सा। तो महिंदा राजपक्सा जो है, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने जो है इस इलेक्शन को जीता है। और ये क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। और इनके जो भाई हैं यानी कि गोटबाया राजपक्सा, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कौन, तो गोटबाया राजपक्सा। ठीक है, वो जो है आपके क्या है, वो आपके हैं राष्ट्रपति, दोनों भाई हैं। ठीक है, और करंट इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, श्री जयवर्धना पुरे कोट्टे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बीसीसीआई सस्पेंड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विद दिस कंपनी फॉर अपकमिंग आईपीएल। तो किसके साथ था ये? वीवो। आगे है एयर इंडियन एक्सप्रेस प्लेन फ्रॉम दुबई टू दिस प्लेस ओवरशूट्स एट दिस एयरपोर्ट लिविंग 20 डेड। सो ये दुबई से कालिकत जो है ये प्लेन आ रहा था इंडियन इस आपका एयर इंडिया का। तो ये जो है इसमें जो करीपुर, जो आपका कोझिकोड एयरपोर्ट का नाम है, क्या नाम है? करीपुर। ठीक है, वहां पे जो है ये स्किड कर गया और जाके खाई में गिर गया, और जिसमें 20 लोग मारे गए, जिसमें 2 पायलट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये आपका प्लेस कौन सा है? कारीपुर, या आपका कोझिकोड एयरपोर्ट। अब दोस्तों केरला में जो है कल 2 घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैप दिया है। तो सबसे पहला जो है ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। तो ये है आपका रनवे, ये आप देख सकते हैं, रेड से मैं कर रहा हूँ, ये रनवे है और ये क्रैश साइट ये रहा। तो यहाँ से रनवे से जो है आपका प्लेन आया और सीधा यहाँ पे जाके खाई में गिर गया। ठीक है, ये रनवा कितना है? लगभग 3 किलोमीटर का रनवे है। कितना? तो 3 किलोमीटर का रनवे है। और आपका कोझिकोड है कहाँ? तो ये अगर आपका केरला है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये है केरला, तो ये रहा आपका कोझिकोड। ठीक है, ये आपका कोझिकोड है। तो यहीं पे एयरपोर्ट है और यहाँ पे बगल में ही आपका क्या है? ये आपका अरेबियन सी है। क्या है? तो अरेबियन सी है। ठीक है, तो कई सालों से, पिछले 10 सालों से ही जो है इस रनवे को लेकर जो है खतरा जताया जा रहा था और खतरा होना था। तो ये जो है कल हो गया, जिसमें लगभग 20 से 22 लोग मारे गए, जिसमें पायलट भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब दूसरी जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है? वो आपका इडुक्की में। कहाँ हुई है? इडुक्की में हुई है। वहां पे हुआ क्या है? तो वहां पे लैंडस्लाइड हुआ। क्या हुआ? तो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? लगभग 22 लोग वहां और मारे गए। तो टोटल कल जो है केरला के अंदर 45 लोग लगभग मारे गए। अब जब इडुक्की की दोस्तों बात हुई है, क्योंकि अब ये प्लेस ऑफ डिजास्टर है, लेकिन कई बार होता क्या है कि जैसा आपको पता है, जो भी एग्जाम वाले हैं वो जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उस प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमें इडुक्की के बारे में जो है जानकारी पता होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ, एक एक करके आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है इडुक्की को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ केरला। क्या बोला जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ केरला। ठीक है, दूसरा है इसको क्या? दूसरा जो है अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी, ये जो है साउथ इंडिया का वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सा? अनाई मुदी। और ये आपका इडुक्की में ही स्थित है। कहाँ है ये? इडुक्की में ही स्थित है। फिर तीसरा है आपका इडुक्की डैम। इडुक्की डैम, तो इडुक्की डैम दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया लार्जेस्ट आर्क डैम है। क्या है? तो आर्क डैम। अब ये आर्क डैम है क्यों? क्योंकि ये जो आपका इडुक्की डैम है ये किस पे है? ये पेरियार नदी पे है। किस पे है? ये पेरियार नदी पे है। और ये जो है क्या है? एक पत्थर, 2 पत्थर हैं, तो उनके बीच में, मतलब कि ऐसे ये डैम बनाया गया है। 2 मासिव रॉक्स हैं, उनके ऊपर जो है ये डैम बनाया गया है। नीचे से पेरियार नदी है। तो ये जो डैम है, इन दोनों पत्थरों का नाम भी है। क्या नाम है? मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे नाम आपका क्या है? पहला है आपका कुरुवान। क्या है? तो कुरवान, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है आपका कुरथी। ठीक है, तो ये 2 पत्थरों के बीच से जो है इस पे ऐसे डैम बनाया है और यहां से पेरियार नदी बहती है और ये एशिया का लार्जेस्ट आर्क डैम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो है अपने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज के लिए भी फेमस है। किस लिए? तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इडुक्की ही हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि 50 टाइगर रिजर्व में आता है देश के। फिर इसके बाद अगर बात करूं तो आपका है इरावी कुलम। क्या है? इरावी कुलम। सो इरावी कुलम भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे जो है नीलगिरी तार पाए जाते हैं। क्या जाते हैं? नीलगिरी तहार। तो ये एक तरीके का नीलगाय टाइप जानवर है, नीलगिरी तहार। और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। कहाँ पे? इरावी कुलम में। और इरावी कुलम में ही आपका क्या है? अनाई मुदी, जो कि हाईएस्ट पीक है, यहाँ है। ठीक है, इसके अलावा जो है शोला नेशनल पार्क है। कौन सा? पंपादुम शोला नेशनल पार्क। पंपा दुम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये भी है। अब ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आपका कुरिंजी माला सेंचुरी है। क्या है? तो कुरिंजी माला सेंचुरी, मैं यहां लिख देता हूं, कुरिंजी माला सेंचुरी।
अब ये जो कुरिंजी माला सैंक्चुरी दोस्तों, ये किस लिए फेमस है? ये नील कुरिंजी के लिए फेमस है। तो नील कुरिंजी एक क्या है? ये नीले रंग का फ्लावर है नील कुरिंजी, और ये 12 साल में एक बार आता है। और ये आपका कुरिंजी माला सेंचुरी कहाँ है? ये आपका इडुक्की में ही है। तो इतनी सारी जानकारी जो है हमको इडुक्की से, इस प्लेस से अकेले मिल जाती है, और ये कई बार जो है किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब मैं यहाँ पे पहले इन सबको मिटा दूं दोस्तों, ठीक है, फिर आपको मैं और 2-3 इंफॉर्मेशन इसके इडुक्की से संबंधित दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या है इंफॉर्मेशन, कि बीएसएनएल का सबसे पहले 4G कनेक्शन जहां आया था, वो कहां आया था? वो आपका इदुक्की में ही आया था। कहां पे? तो इदुक्की में ही बीएसएनएल का 4G कनेक्शन आया था। और इसके अलावा जो है एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, कि वो ये है कि आपका ये पहला है इंडिया में जिसको सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सिस्टम से जोड़ा गया। किसके तहत? सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सिस्टम। और ये किसके तहत हुआ? ये आपका डिजिटल इंडिया के तहत हुआ। किसके तहत? तो डिजिटल इंडिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, डिजिटल इंडिया। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सिस्टम से जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आज इडुक्की से आप लेकर जा रहे हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपने किसका? तो करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स का। तो दोस्तों आज बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है आप ज्योग्राफी तो आपने पढ़ ही लिया, मैंने एक प्लेस डिस्कस करवा दिया। अब दूसरा जो है यहाँ पे आज पॉलिटी से रिलेटेड काफी ज्ञान लेकर जाएंगे, तो इसलिए बने रहिएगा, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, कि हु टुक चार्ज एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये करेक्ट ऑप्शन, जी हाँ, सबको पता होगा, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने जो है राजीव महर्षि को रिप्लेस किया। विनोद राय, ये उस समय के ये कैग थे जब जिनके समय पे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है इन्होंने ही बाहर लाया था। किन्होंने? विनोद राय ने। और मनोज सिन्हा जो है ये JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त हुए हैं, किनकी जगह पे? तो आपका जीसी मुर्मू की जगह पे, और ये रहे आपके जीसी मुर्मू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जब कैग की बात उठी है, तो हमारे को कैग से रिलेटेड जो है जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये किस आर्टिकल में है, क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं सिलसिलेवार। तो कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 148 से लेकर 151 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, कि इसको हम लोग जो है कैग को क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। और ये सारे के सारे मैं जो भी लिख रहा हूं दोस्तों, ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, क्यों? क्योंकि क्या करता है ये आपका, क्या करता है? ऑडिट करता है हर एक गवर्नमेंट जो भी आपका प्रोग्राम है, और प्लस जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट फाइनेंसेस को ये ऑडिट करता है, ठीक है। तीसरा है, इसीलिए चूंकि ये गवर्नमेंट फाइनेंसेस को ऑडिट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन एक्सरसाइज इन पोस्टमार्टम। क्या है? इट इज एन एक्सरसाइज इन पोस्टमार्टम, क्योंकि कोई चीज हो जाती है उसके बाद जो है उसका जो है विश्लेषण करता है आपका कैग। इसके बाद जो है अगर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, किसकी? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, तो सबसे ऊपर तो आपके राष्ट्रपति हैं। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के टर्म्स में कैग जो है 9th नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? आपका 9th नंबर पे। और ये इक्विवेलेंट टू किसके है? SC के जज के बराबर है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में, ठीक है। अब जब बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये जो है 14th कैग हैं। कौन है ये? 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। कौन? तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। अब पहले कौन थे? तो पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थे कौन? तो आपके वी नरहरि राव, फर्स्ट कैग। कौन? तो आपका वी नरहरि राव, ठीक है दोस्तों। अब सैलरी कितनी मिलती है इनको, ये भी पता होना चाहिए। तो इनको सैलरी मिलती है ₹2.5 लाख। कितनी? तो ₹2.5 लाख पर मंथ मिलती है इनको सैलरी। इसके अलावा जो है दोस्तों, इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही इनको भी हटाया जा सकता है। अब
फिर कैग की स्थापना कब हुई थी? तो कैग की स्थापना जो है दोस्तों 1858 में हुई थी। कब? तो 1858 में। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच प्लेस विल बी कनेक्टेड विथ पोर्ट ब्लेयर बाय द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा पोर्ट ब्लेयर को किस स्थान से जोड़ा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है आपका चेन्नई, ए यानी कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को करेंगे। कब करेंगे? 10 अगस्त को करेंगे। अब जब इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात हुई है, हम यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा ये केबल, इसके अलावा जो है ये स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक आइलैंड भी कहते हैं, उसको भी कनेक्ट करेगा, लिटिल अंडमान को कनेक्ट करेगा, फिर कार निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत, इनको ये कनेक्ट करेगा। इसके अलावा जो है आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लिंक जो है ये आपका जो है चेन्नई से आपका जो पोर्ट ब्लेयर के बीच में जो आपका बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा? 2 × 200 गीगाबिट्स पर सेकेंड। और आपका जो है पोर्ट ब्लेयर से लेके बाकी आइलैंड्स में जो ब्रॉडबैंड होगा उसकी स्पीड क्या होगी? तो 2 × 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से जो है पूरा किया जा रहा है। किससे? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बीएसएनएल जो है इस प्रोजेक्ट को बीएसएनएल ने एग्जीक्यूट किया है और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है इसका टेक्निकल कंसल्टेंट रहा है। और अब चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में जो आपका केबल है उसकी लेंथ कितनी है? कुल मिला के 2300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और 1224 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपने देखा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। अब दोस्तों ये जो यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है ये क्या है कि जैसा कि हमारे को पता है जो रूरल होते हैं, जो हिंटरलैंड्स होते हैं, वहां पे कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो क्या होता है? घाटे का सौदा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि एक यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया जिससे कि जहां पे भी आपका टेलीकम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है वहां पे पहुंचाया जा सके इस यूएसओएफ की मदद से। अब ये यूएसओएफ जो है कब आया था? ये आपका नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में जो है इसको लाया गया था। और इसको जो है कैसे फंड बनता है? तो जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो आपका एयरटेल है, चाहे आपका वोडाफोन है, चाहे जियो है, उनके ऊपर एक यूनिवर्सल एक्सेस लेवी जो है लगाया जाता है और उसी से आपका ये जो है यूएसओएफ बनता है। इसके बाद जो है इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ था, इसने जो है इसको क्या एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। तो एक क्या है कि इसको प्रॉपर स्टैंडिंग दे दी और ये अब क्या है कि हमेशा जो है आपका बना रहेगा। और इसके तहत क्या है कि इससे जो भी फंड आएगा वो आपका जो भी रीजन जहां पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है वहां पे इससे पहुंचाया जाएगा। तो ये है आपका यूएसओएफ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? यूपीएससी आपका क्या? तो आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष हैं आपके, करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? तो डी प्रदीप कुमार जोशी। और ये रही इनकी तस्वीर प्रदीप कुमार जोशी जी की। अब जब यूपीएससी की बात हुई है तो हमें यूपीएससी से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं या चेयरमैन है उससे रिलेटेड भी हमको पता होना चाहिए। तो आइए जरा फिर से सिलसिलेवार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे इस यूपीएससी को बनाया गया था। किसके? तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन जो कि 1923 में आया था और उसने रिकमेंडेशन दिया था। तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब? तो 1 अक्टूबर 1926 को। अब सबसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन, तो फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन थे आपके कौन? तो आपके रॉस बारकर। कौन? तो रॉस बारकर। अब आते हैं कि यूपीएससी के पहले इंडियन चेयरमैन कौन थे? इंडियन चेयरमैन कौन थे पहले? तो पहले इंडियन चेयरमैन थे आपके एच के कृपलानी। कौन? तो एच के कृपलानी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे तो ये हो गया बेसिक। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित जो भी है हम बात करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करें तो ये आपका पार्ट
किसमें है? आपका पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल आपका 315 से लेकर 323 तक जो है ये यूपीएससी, ये आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर सर्विसेज कमीशन जो है उनके बारे में बात करता है। ठीक है, और अब बात करें आर्टिकल 316 की, तो आर्टिकल 316 बोलता है कि क्या होना चाहिए आपका, कि यूपीएससी का चेयरमैन और उसके मेंबर होने चाहिए। यूपीएससी चेयरमैन और उसके मेंबर के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या कहता है कि यूपीएससी का जो आपका चेयरमैन होगा और मेंबर होगा वो जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होगा। और कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का जो भी चेयरमैन है या यूपीएससी का जो मेंबर बनता है वो आपका कम से कम जो है 10 साल जो है किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन में उसने जो है सर्व किया होना चाहिए। तो इससे पहले जो है प्रदीप कुमार जोशी किसके वो थे? तो इससे पहले थे आपके मध्य प्रदेश के, किसके? तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है ये चेयरमैन थे। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 317 की। तो आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल ऑफ यूपीएससी मेंबर्स एंड चेयरमैन के बारे में। तो रिमूवल ऑफ यूपीएससी मेंबर और चेयरमैन, ये जैसा कि सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, उन्हीं के तर्ज पे इनका भी रिमूवल होता है। ठीक है, अब इनका एज कितना है? तो इनकी जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह का होता है कितना, तो 65 साल या फिर और 6 ईयर्स। तो ये जो है आपका इनका टेन्योर रहता है 65 साल या 6 साल, जो भी आपका पहले हो जाए उससे से ये रिटायर हो जाते हैं। अब जब आर्टिकल 318 की बात करें तो आर्टिकल 318 के हिसाब से ये है कि कितना कितने मेंबर होने चाहिए यूपीएससी में, ये जो है कौन डिटरमाइन करता है? ये आपका प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कितने चेयरमैन और मेंबर, बल्कि कितने मेंबर कुल मिलाकर होने चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल अगर 319 की बात करें तो आर्टिकल 319 बोलता है कि जो आपका यूपीएससी चेयरमैन है वो जो है आपका ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या है ये आपका? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये आर्टिकल 319 आपका बोलता है। और आपका आर्टिकल 320 क्या बोलता है? आर्टिकल 320 बोलता है कि यूपीएससी विल कंडक्ट द ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम, यानी कि AIS। अब दोस्तों यहाँ पे तो है हमने सारे आर्टिकल्स और ये सब देख लिए। ठीक है, अब ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो भारत के अंदर कुल मिला के ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, मैं पहले इसको थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा आप सब्र बनाए रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपका, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो आपके टोटल ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं? सो ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करें तो कुल मिला के देश के अंदर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कितनी है? तो 3 है। पहला है आपका आईएएस, दूसरा है आपका आईपीएस और तीसरा है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इतना सो हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब जब प्रदीप कुमार जोशी की बात हुई है तो एक मेंबर जो है कौन बन गया? चेयरमैन। तो एक मेंबर की फिर से भर्ती करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो है कितने मेंबर्स हैं? कुल मिला के आपके 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? ये भीमसेन बस्सी, एयर मार्शल AS भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम सत्यवती भारत भूषण व्यास, सत्यवती, फिर भारत भूषण व्यास, TCA अनंत और राजीव नयन चौबे। तो ये सारे जो है अभी जो है प्रेजेंट मेंबर हैं। और आपके प्रदीप कुमार जोशी क्या है? चेयरमैन है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? तो अरविंद सक्सेना को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कर देता हूँ प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो सीरम संस्थान ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन है? आपका गावी, वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और अगर गावी की बात करें तो ये जो है आपका ग्लोबल
वैक्सीन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका सन 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में आपका गावी आया था। ठीक है, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है गावी का, ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। कहाँ है आपका हेडक्वार्टर? इसका है जिनेवा में। ठीक है, और इसको फाउंड किसने किया था गावी को? तो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है इसका जो जिनके साथ पार्टनरशिप किया है, कौन कौन? गावी, वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो कुल मिला के जो है 100 मिलियन डोजेज जो है क्या, तो आपका सीरम जो है आपका भारत के लिए मंगाएगा। अब ये 100 मिलियन डोजेज जो है किससे आएगा? तो इसके लिए एस्ट्राजेनेका से जो है पार्टनरशिप हुई है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो है उसको जो कि डेवलप कर बल्कि प्रमोट करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का नाम क्या है? तो आपका चैड OX1। क्या नाम है? तो चैड OX1। और ये सबसे जो है आगे स्टेज में ट्रायल में है, और उम्मीद है कि जून 2021 तक ये वैक्सीन आ जानी चाहिए, अगर सब कुछ सही गया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज वॉज लॉन्च्ड। तो किस राज्य में देश का पहला हथकरघा शिल्प ग्राम लॉन्च किया गया? तो ये आपका जो है ए हिमाचल प्रदेश। कहाँ? तो ए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो आपका शरण में। तो शरण एक गांव है जिसको फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज जो है भारत का, उसके रूप में जाना जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। और इसको लॉन्च किसने किया? तो आपका श्रीमती स्मृति ईरानी। किसने? तो आपका श्रीमती स्मृति ईरानी, जो कि आपकी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और प्लस आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं स्मृति ईरानी। क्यों? ये जो है कल अगस्त 7 को क्या था? तो अगस्त 7 को जैसा हमने देखा था कि नेशनल हैंडलूम डे था। क्या था? तो नेशनल हैंडलूम डे। और ये जो नेशनल हैंडलूम डे है दोस्तों, ये आपका जो है ये कब आया था? ये 2015 में आया था। कब आया था? 2015 में। और हमने 7 अगस्त ही क्यों चुना? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को जो है देश में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। क्या है? तो आपको बताना है कि वेयर विल बी द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहां शुरू किया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, दिल्ली राजघाट के पास। कहां? तो राजघाट के पास जो है इसका आज उद्घाटन किया गया। कब? तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये पिछले साल जो है इसकी घोषणा हुई थी, अप्रैल 10 2019 में जो है इसकी घोषणा हुई थी, जब जो है महात्मा गांधी का 150वां साल का सेलिब्रेशन हो रहा था, 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ठीक है, किनका? तो महात्मा गांधी जी का। अब बात मैंने जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं ये भी मैंने बड़े सोच समझ के दिए हैं। पहला जो है वर्धा है। वर्धा किस लिए फेमस है? तो आपका सेवाग्राम के लिए। किसके? तो सेवाग्राम के लिए, जो कि आपका 1934 में जो है यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, और 1936 से लेकर 1948 तक जो है गांधी जी यहीं रहे थे। कहाँ? तो आपका सेवाग्राम में, वर्धा में। और ये दिया किसने था? ये आपका जो है आपका के बिरला थे, उन्होंने इसको जो है गांधी जी को दान दिया था। अब पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में जो है आपका कौन? तो गांधी जी ने जन्म लिया था। कब? आपका अक्टूबर 2 1869 को गांधी जी ने जन्म लिया था। और इसके अलावा जो है कृष्ण के सबसे प्रिय दोस्त कौन? तो सुदामा। उनकी भी ये जो है क्या मानी जाती है? जन्मस्थल माना जाता है सुदामा का भी। किसको? तो पोरबंदर को। और अगर पुणे की बात करें तो पुणे ऐसे जुड़ा है कि यहाँ पे आगा खान पैलेस है। क्या है? तो आपका आगा खान पैलेस है। ठीक है, और ये जो है कहा जाए तो आगा खान पैलेस में जो है गांधी जी को कैद करके रखा गया था। तो गांधी जी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, जो कि उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, और जिनको गुरु मानते थे। ठीक है, तो यहाँ आगा खान पैलेस में ही ये सारे लोग कैद थे। कहाँ? तो पुणे में। ठीक है, और अगर आगा खान पैलेस की बात करें दोस्तों, तो ये जो आगा खान पैलेस है ये जो है आपका कब आया था? 1892 में ये बनाया गया था। कब? तो 1892 में। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद गूगल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन टूल्स। सो किस राज्य ने डिजिटल शिक्षा उपकरण शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र ने। किसने? तो सी, महाराष्ट्र ने, जिसके मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है आपके कौन? तो भगत सिंह कोश्यारी। ओके, 8वें क्वेश्चन पे, टू ओवरकम विच सॉफ्टवेयर एरर साइंटिस्ट हैव रीनेम्ड ह्यूमन जीन्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सो किस सॉफ्टवेयर त्रुटि को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने मानव जीन का नाम बदल दिया है। तो रीनेम, सारे मानव जीन है, ह्यूमन जीनोम, उसको रीनेम किया है साइंटिस्टों ने। अब यहां पे मैं बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्सेल के एरर को। ठीक है, अब ये एरर क्या था तो आपको मैं यहां पे बता दूं। शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। किससे? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये 1984 में जो है सबसे पहले कंसीव किया गया था यूएसए द्वारा। फिर 1999 में जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2003 में जो है पूरे ह्यूमन का जो है जीन्स यानी जिसे हम डीएनए बोलते हैं वो डिकोड किया गया था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो 40,000 जो है जीन्स, कितने? तो 40,000 जीन्स जो है ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और ये सारे के सारे 40,000 जीन्स जो है क्या है कि एक हुगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी, ठीक है, हुगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी। तो हुगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी यानी कि HGNC। सो हुगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी ये जो है 2008 में बनाई गई थी और ये क्या करता है कि जितने भी जीनोम्स है उनका जो है उनको क्या करता है, उनको एक नाम देता है, नोमेनक्लेचर ना नाम देता है। और इसी में क्या होता था कि क्या जब एक्सेल में ये सारा मेंटेन होता था, जब किसी जीन को क्या कि मार्च 1 नाम दिया, ठीक है, तो मार्च 1 ऐसे नाम दिया, एक कोड है ये, तो नाम दिया तो एक्सेल में क्या होता है वो 1 मार्च ले लाता था। अब इससे क्या हुआ, इस एरर से लगभग 20% जो है 40,000 में से लगभग 20% जीन जो है उनका नाम बदल गया। अब चूंकि जीन का अगर नाम बदल जाए तो आगे बढ़कर जो है ये काफी समस्या हो सकती है, क्योंकि हमें जैसा पता है डीएनए को लेकर जो है काफी जो है आगे तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसे कि डीएनए बेस्ड या आरएनए बेस्ड वैक्सीन भी बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी था। अब पूरे 20% को अगर ठीक करने जाएं तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, यानी कि आपका हुगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी ने क्या किया, उसने ये किया कि उसने क्या किया कि सबका क्या किया कि एक कोड बनाया। तो जैसे कि मार्च 1 को क्या कर दिया, मार्च 1 को कर दिया मार्च F1, ठीक है, तो मार्च F1 एक कोड बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनको जो है ज्यादा मशक्कत नहीं आई और इससे चलते लगभग मोस्ट ऑफ द जीन्स जो कि चेंज हुए थे वो सही हो गए। ठीक है, तो ये है आपका ह्यूगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी और ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि हु विल हेड द टास्क फोर्स सेटअप फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो भारत में टीका वितरण के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आपका राजेश भूषण और डॉक्टर वीके पॉल। तो राजेश भूषण जो है ये हेल्थ सेक्रेटरी है, ठीक है, कौन है तो हेल्थ सेक्रेटरी, और डॉक्टर वीके पॉल जो है ये नीति आयोग के मेंबर हैं। क्या है तो ये नीति आयोग के मेंबर हैं और ये जो है आपका जो नीति आयोग का हेल्थ वर्टिकल है उसके भी ये चेयरमैन है। कौन तो आपके डॉक्टर वीके पॉल। और जो टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 बनाया गया था जिसके तहत ये निर्धारित किया गया कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल कितना जो है पैसा चार्ज करेगा, उसके भी डॉक्टर वीके पॉल ही अध्यक्ष थे हैं। कौन तो डॉक्टर वीके पॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट विल बी डेवलपिंग रामायणा सर्किट। तो रामायणा सर्किट किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बी, उत्तराखंड। कहां तो उत्तराखंड। और उसके मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो रामायणा सर्किट कहाँ आएगा आपका उत्तराखंड, जहां पे भरत टेम्पल है, शत्रुघ्न टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है और सीताराम का भी टेम्पल है। तो उन सबको जो है जोड़ा जाएगा और टूरिज्म के वे में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब जब टूरिज्म की बात आई है तो भारत के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर, तो वो है आपके प्रहलाद पटेल। कौन है तो आपके प्रहलाद पटेल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट डिक्लेयर्ड सोनेरेटिया अल्बा एज द स्टेट मैनग्रोव ट्री। तो किस राज्य ने सोनतोरिया अल्बा को राज्य मैनग्रोव वृक्ष में के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी कि महाराष्ट्र ने, और ये रहा आपका ये पेड़। ठीक है, ये एक मैनग्रोव पेड़ है जिसमें व्हाइट कलर का फूल आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट चिप्पी बोला जाता है। क्या? तो व्हाइट चिप्पी भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। किसको? तो सोनेरेटिया अल्बा को। और ये जो है आपका किसी राज्य का पहला स्टेट मैनग्रोव ट्री है। कौन? तो आपका सोनेरेटिया अल्बा। और कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। इसके अलावा जो है कल जो है महाराष्ट्र की स्टेट वाइल्ड बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक हुई थी, जिसमें 29 मेंबर हैं और जिसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है आपके उद्धव ठाकरे यानी कि मुख्यमंत्री। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले तो सोनेरेटिया अल्बा को जो है स्टेट मैनग्रोव ट्री जो है घोषित किया गया। दूसरा जो है ये कहा गया कि अरेबियन सी हम्पबैक वेल्स को जो है रिहैबिलिटेट किया जाएगा। तो इसके लिए रिसर्च प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा, जो कि आपका नवंबर 2020 से शुरू होगा और इस पे जो है कुल लागत आएगी 6.12 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये 5 साल का प्रोजेक्ट होगा। कितना? 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये तभी होगा जब इसको केंद्र से अनुमति मिल जाएगी। तो इसलिए कंडीशन है कि इफ central government allows it, then Maharashtra government will launch a research program to rehabilitate Arabian Sea humpback whales। और ये रहे आपके अरेबियन सी हम्पबैक वेल्स, ये हैं। ठीक है, हम्पबैक वेल्स। ओके, अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया ये आपका स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, वो ये कि अंग्रिया बैंक को क्या कि एक डेजिग्नेटेड एरिया घोषित किया है अंडर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। क्या? तो अंग्रिया बैंक को एक डेजिग्नेटेड एरिया घोषित किया गया है मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1970 के अंतर्गत। और कुल जो आएगा आपका 65 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और आपका 50 किलोमीटर जो है इस जो बेसिकली आइलैंड आप बोल सकते हो, एक प्लेट्यू है ये, और 50 किलोमीटर क्या है इसका विड्थ है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर आपका विड्थ है और 65 किलोमीटर लेंथ है इस अंग्रिया बैंक का। और अंग्रिया बैंक है क्या? ये आपका एक सबमर्ज्ड प्लेट्यू है। क्या है? एक सबमर्ज्ड प्लेट्यू है, और ये जो है मालवान से 120 किलोमीटर दूर पे है। और अगर इसमें भी केंद्र अगर इसको जो है अनुमति दे देता है, अगर इस प्रपोजल को पास कर देता है, तो ये देश का पहला मैराइन प्रोटेक्टेड जोन होगा, जो कि कंप्लीटली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होगा। तो कौन सा? आपका एंग्रिया बैंक। और अगर एंग्रिया बैंक की अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये रहा आपका एंग्रिया बैंक, जो कि आपका मुंबई के मालवान कोस्ट से 120 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो है अभी हाल ही में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो है कोरल रीफ्स जो है पाए गए। क्या? तो कोरल रीफ्स के डिपॉजिट्स यहाँ पाए गए, और ये जो है बायोडाइवर्सिटी में काफी रिच है, यानी कि जैव विविधता में काफी रिच है आपका एंग्रिया बैंक। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2022 T20 वर्ल्ड कप। तो 2022 T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया। सो कौन करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2020 का T20 वर्ल्ड कप होना था, तो उसे आईसीसी ने 2022 में धकेल दिया है। और 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो आपका इंडिया में होगा। कहां? तो आपका इंडिया में। और न्यूजीलैंड में क्या होगा? तो 2022 में T20 विमेन वर्ल्ड कप होगा। क्या होगा? तो आपका विमेन वर्ल्ड कप होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको जो है जानकारी आपको याद रखनी है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का करंट अफेयर शो है वो समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा शो कैसा लगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जी हाँ, यदि आप लोगों को हमारा करंट अफेयर शो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। शुभ